हेलो माय डियर, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत मस्त होंगे। और मैं आनंद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल इसी एजुकेशन में आज फिर एक नए वेबिनार को लेकर के। और आज हम कुछ करंट अफेयर की बात करने वाले हैं जो आगामी कुछ दिनों से चर्चित में है और कुछ समय पहले इनका भी काफी जिक्र होता रहा है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम इन मुद्दों पर बात करेंगे और कई चीजें भी आज हमको देखना है, तो कोशिश करेंगे कि आज हम एकदम टू दी पॉइंट बात करें। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है, तो आज हम टॉपिक में बात करते हैं हमारे क्या शियोम नदी, शियोम नदी के ऊपर, शियोम ब्रिज के ऊपर, सॉरी शियोम नदी पर एक ब्रिज बनाया गया है। हम आज इस पर बात करने वाले। तो हमारा पहला पॉइंट होगा आज शियोम ब्रिज, शियोम ब्रिज। आज ये शियोम ब्रिज क्या है इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं और ये बनाया क्यों गया, बनाने का उद्देश्य क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो इसका एक चीज और आपको मैं बता दे रहा हूं शियोम ब्रिज के बारे में कि शियोम ब्रिज जो बनाया गया है ये एक हमारे भारत सरकार में एक संस्थान है बीआरओ, एक बॉडी काम करता है बीआरओ। बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक ये संस्थान है जो कि हमारे कई सड़कों को बनाने का कार्य करता है। अब ऐसे सड़कें जो हमारे यहाँ भी यूज होती हैं, तो ये आज एक्चुअल में ये जो शियोम ब्रिज है ये आज इंपॉर्टेंस क्यों, आज इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका इंपॉर्टेंट होने के कारण ये है कि आज ये जो शियोम ब्रिज बनाया गया है ये तो सबसे पहले भी अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। अरुणाचल की प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है ना, ध्यान रखना। तो अरुणाचल प्रदेश पर बनाया गया है शियोम ब्रिज, शियोम ब्रिज। अब ये ब्रिज बनाने का क्या पर्पस है? तो आज हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है और इधर से हमारा के चीन लग जाता है, चीन लग जाता है। तो जब चीन वाले बॉर्डर पर जब हमारा सेना जब चीन पर जाता है, वो हमारे बॉर्डर वाले एरिया पे जाता है, तो वहां एक ब्रिज है, काफी सारे ब्रिज, काफी सारा रोडों का इनको कई प्रकार की गतिविधियों का सामना करना पड़ता है। कई बार कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कई बार सड़क में गड्ढे हो जाते हैं और प्रॉपर उनकी जो भारी भरकम जो गाड़ियां हैं, टैंक, तोप, क्योंकि ये बहुत वजनी होते हैं, तो ये कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े ब्रिजों से नहीं गुजर पाते। हमारा जो बॉर्डर वाला एरिया जहां हम कुछ चीजों को अगर ले जाना चाहते हैं तो वहां पे ऐसी भारी भरकम मशीनें, तोप गाड़ी वगैरह नहीं जा सकते हमारे उन जगहों पे। क्यों? क्योंकि जाने का साधन सुलभ नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं रोड की प्रॉब्लम है या कहीं ना कहीं ब्रिजों की प्रॉब्लम है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए एक शियोम नदी पर एक ब्रिज बनाया गया है जिसको क्या नाम है? शियोम नदी। ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको एक नदी बनाया गया है, बिल्कुल याद रखना। और ये लेक में पहुंचने के लिए बनाया गया है, लेक। भारत और चीन के बीच में एक हमारा यहां पे बॉर्डर लगता है, लेक। लेक का मतलब होता है लाइंस ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैंने बताया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइंस ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां जब हमारे भारतीय सेना जब चढ़ाई करने के लिए जाते हैं या भारतीय सेना जब जाते हैं तो यहां पे सेना तो पहुंच जाता है, लेकिन उनके साथ भारी जो मशीनें हैं या जो तोप गाड़ियां हैं या हमारी जो सामग्री है वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाते रोड के कारण या ब्रिज के कारण। इसलिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। भाई इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये जो शियोम ब्रिज बनाया गया है ये दो जगहों के मध्य बनाया गया है। एक का नाम है यिंग, क्या यिंग है ना? हाँ, यिंग कियोंग, यिंग कियोंग और एल्मोंग।
अलोंग, इन दो जगहों के बीच में एक पुल का निर्माण किया गया है। ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ की गांव है या पहाड़ियां हैं या जगह हैं, हम इनको कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? स्योम नदी। और इसी स्योम नदी पर बनाया गया भी है एक ब्रिज। ये ब्रिज बनाया गया है। ये ब्रिज 70 क्लास का ब्रिज बनाया गया है। कितने क्लास का 70 ब्रिज बनाया गया है? 70 क्लास का ब्रिज बनाया गया है। 70 क्लास का ब्रिज बनाया गया है। अभी 70 क्लास क्या है? 70 क्लास का मतलब होता है कि इस ब्रिज से 70 टन वाली जो मटेरियल्स वाली जो वाहन या व्हीकल्स हैं वो इससे पार कराई जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रिज उनके क्षमता के आधार पर निर्माण किए जाते हैं। बहुत सारे ब्रिज हैं जिनसे बहुत भारी वजनी गाड़ी नहीं पार कर सकते, तो ब्रिज क्या होगा? टूट जाएगा, ब्रिज टूट जाएगा। इसीलिए ये जो सियोम नदी पर जो ब्रिज बनाया गया, ये 70 क्लास का पुल है। तो समझ गए ना 70 क्लास का मतलब कि इस पे जो वाहन वगैरह निकलेंगी, ये 70 क्लास के वाहन इसमें आराम से पार कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो ये था भाई, ये चर्चित में है। और ये लेक पर जब गाड़ी जाती है तो इस रोड का निर्माण किया गया है, श्योम नदी पर भी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और खासकर अभी हम इसके बारे में और देखेंगे। तो ये जो रोड बनाया गया है, यहाँ पे जो रोड का निर्माण किया गया है लेक में, वो इस्पात रोड का निर्माण किया गया है। ठीक है ना? स्टील आर्किटेक्चर सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज का महत्वपूर्ण उदाहरण है। बिल्कुल सही भैया। यहाँ पे जो स्टील का जो कार्बेज है, स्टील का कार्बेज, सुपर स्टील से इन रोडों का निर्माण किया गया है। मतलब स्टील, जब कारखानों में जब स्टील का जब निर्माण होता है तो उनसे बहुत सारा कार्बेज, उनका जो स्लैग मतलब कहना चाहिए कि अवशिष्ट पदार्थ, स्लैग अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाते हैं, उनसे इस रोड का निर्माण किया गया है। ये इतना काफी किफायती, काफी स्ट्रॉन्ग, अपने सड़कों से लगभग 2 गुना 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सड़कें हैं। और इनका जो साल ऑफ ड्यूरेशन या ईयर कहना चाहिए, ये अपने रोडों से 2 गुना है। क्योंकि जब कोई भी सड़क निर्माण का कार्य किया जाता है तो इनका जो उम्र होता है वो 15 साल इनकी उम्र आंका जाता है। लेकिन ये जो उम्र होते हैं जो स्टील से बनाए जाते हैं, सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक अच्छा उदाहरण होते हैं। इनका जो उम्र होता है ये नॉर्मल रोड की 2 गुना, नॉर्मल रोड की तुलना में 2 गुना होते हैं। नॉर्मल रोड की तुलना में 2 गुना होते हैं। तो इतनी कथा समझ में आई सियोम नदी के बारे में कि नहीं आई? ये कुछ इंपॉर्टेंट था इसके बारे में। और आज का जो करंट न्यूज है, आज इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। और आज का करंट न्यूज हमारा, तो इसको नोट कर लें अगर करना है तो। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्थान है जो खासकर आर्मी वाले जो इलाके हैं तो उनके लिए ये रोड और सहायता मुहैया कराने का कार्य करता है।
हो गया, ठीक है। हो गया नहीं? अभी जो इम्पोर्टेंट जो चर्चा निकल कर आ रही है, अभी हम उन पे भी बात करने वाले हैं। और आज का हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो सेकंड टॉपिक होगा हमारा स्टार सी। सेकंड टॉपिक अगर हम इसके पर बात करें तो इसे क्या, सोलर, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर, ध्यान रखेंगे ये होता है सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर। इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि क्या है। बस एक बार इसको टॉपिक को लिख लो, इसके बाद इसके बारे में पूरी आपको कथा सुनाता हूं। पूरी कथा बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। इसको लिखते हैं स्टार, शॉर्ट फॉर्म अगर बात करें तो इसको लिखते हैं क्या, स्टार, स्टार सी, स्टार सी। एस फॉर सोलर, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ए फॉर एप्लीकेशन, आर फॉर रिसर्च और सी फॉर सेंटर, स्टार सी। हाँ, स्टार सी हिंदी में लिख देता हूं, स्टार सी। स्टार सी की पहल ये भाई क्यों शुरू हुआ, इसको शुरू करने का जरूरत क्यों पड़ी, और इसको शुरू हम क्यों कर रहे हैं, इसको आज अगर हम अपने इस टॉपिक पर अगर अध्ययन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसको अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आज हम थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हैं और बात करते हैं कि टू द पॉइंट बात करने की। चलो समझेंगे, बाद में नोट कर लेंगे आप, इसको इंपॉर्टेंट चीजें नोट करेंगे, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो स्टार सी का मतलब होता है कि आज अगर हम बहुत सारी चीजें, आज अगर हम ऊर्जा की बात करें, आज अगर हम ऊर्जा की बात करें तो आज हमारे पास जितने भी आज टेक्नोलॉजी से आज जो मशीनें चल रही हैं, आज टेक्नोलॉजी प्लस नॉन टेक्नोलॉजी की अगर हम दृष्टि से देखा जाए, तकनीकी और गैर तकनीकी, टेक्नोलॉजी एंड नॉन टेक्नोलॉजी, अगर हम नॉन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, अगर हम इन दोनों पहलों की अगर बात करें तो आज इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज है भाई, आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की आज बहुत ज्यादा डिमांड है कि नहीं है। आज प्रत्येक काम, आज प्रत्येक सारी चीजें आज इलेक्ट्रिसिटी पर जरूरत है, और आने वाले समय में इस इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से उत्पन्न करने वाले जितने भी आज हमारे पास संसाधन हैं, संसाधन मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कोयला, कोयला, कोयला से कहीं ना कहीं आज विद्युत निर्माण होता है बड़ी बड़ी कंपनियों से, वाटर स्ट्रीम के द्वारा पानी को गर्म करके, जब पानी जो भाप बनता है उसको एक हाई प्रेशर से गुजारा जाता है जिससे टरबाइन रोटेट होता है, तो विद्युत उत्पन्न होता है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे पास ये तो अभी चल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसे संसाधन धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, होते हैं क्या नहीं होते, एक होता है क्या, नवीनीकरण, और एक होता है अनवीनीकरण। ऐसी संपदा जो कुछ समय के बाद विलुप्ति हो जाएंगे, लेकिन जैसे आज हमारे पास और भी अगर हम संसाधन की बात करें तो पेट्रोल, 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 पेट्रोल भी एक प्रकार का संसाधन है, लेकिन ये कैसी संसाधन है, ये लिमिटेड संसाधन है कि नहीं है।
आज हमारे यहाँ देशों में इतनी गाड़ियां चल रही हैं कि आज पेट्रोल एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। आज इसलिए बहुत सारी देश, बहुत सारी कंपनियां, आज हमारे भारत देश भी कहीं ना कहीं डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। आज बहुत सारे मोटरसाइकिल, मोटर कार वगैरह कैसी निकल गई हैं, इलेक्ट्रिक, विद्युत चालक नहीं, विद्युत से चलने वाली आज बहुत सारी डिजिटल मशीनें निकल गई हैं। लेकिन इतना कथा बताने के बाद हम समझ रहे कि ऊर्जा, तो ये सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर क्या होता है। तो आज हमको कहीं ना कहीं ये जो चीजें आज हमको देखने को मिल रही, ये सब लिमिटेड संसाधन है और आज हम इन पर आश्रित हैं। आज हमारा जो देश है, आज हमारी जो इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं इनसे चल रही है, ठीक है। तो आज कहना चाहिए कि आज अगर हम अगर सोलर पैनल की तरफ चलते हैं, अगर हम सौर ऊर्जा की तरफ अगर बढ़ते हैं, क्योंकि एक समय के बाद ही घट जाएगा, एक समय के बाद ही खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा सूर्य से मिलने वाला जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाले प्रकाश को अगर हम हमारे ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को अगर हम विद्युत ऊर्जा में अगर कन्वर्ट कर दें, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज हो सकता है और एक हमारे लिए बहुत अच्छा हमारे लिए हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को हम किस में यूज, अगर हम विद्युत ऊर्जा में अगर कन्वर्ट कर लें, तो एक समय के बाद हमारे जो संसाधन है वो भी विलुप्त नहीं होंगे। और अगर विलुप्त, अगर मान लीजिए अगर होते भी हैं, कुछ संसाधनों की अगर कमी होती है, तो हमको किसी भी तरीके से, हमको हमारे देश को किसी भी तरीके से कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, विद्युत के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए। क्लियर हुआ। तो इसके लिए सौर ऊर्जा का निर्माण करने के लिए बहुत सारे देशों ने इस पर काम करना शुरू किया और हमारा देश ने भी इस पर काम करना लगभग शुरू कर दिया। तो सौर ऊर्जा के लिए बोला गया कि महासागरों के ऊपर, महासागरों में जहां पे ये सब चीजें, अब याद रखना कि ये महासागरों पर क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि उन जगहों पर क्यों, कि आज अगर हम मान लीजिए कि अगर हम सोलर पैनल, क्योंकि अगर हमको सौर ऊर्जा से अगर विद्युत ऊर्जा अगर उत्पन्न करनी, तो इसके लिए हमको सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे कि नहीं लगाने पड़ेंगे, सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे कि नहीं लगाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। अब अगर आप सोलर पैनल आप अगर जमीन पे लगाएंगे, आप भूमि पे लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर सोलर पैनल आप जमीन पर लगाएंगे ऐसे, तो याद रखें कि आप जमीन पर जब सोलर पैनल लगाएंगे तो वहां का एरिया, आप एरिया फंसा रहे हैं, आप वहां की उपजाऊ जमीन को फंसा रहे हैं। अगर आप किसी भी जमीन पर आप अगर सोलर पैनल लगा दोगे, तो व्यक्ति खेती कहां करेगा भैया, किसी की शहरों पर तो लगा नहीं सकते आप, भाई खुले वातावरण पर लगाओगे, तो वहां पे अगर कोई संसाधन निकल रहे हैं तो आप वो बाधित हो जाएंगी, वहां पे कृषि बाधित हो जाएगा, यातायात बाधित हो जाएगा। तो इसको कहा जा रहा है कि इसको हम समंदर वाले एरिया पर लगाते हैं, एक बड़े भूभाग पर। भाई अगर आप इसको पृथ्वी पर जमीन पर लगाओगे तो एक लिमिटेड एरिया होगा, 3000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, ये लिमिटेड है। इसको कहा, इसको ऐसा पहल है इसमें कि आप इसको खूब बड़े भूभाग पर लगाएं सोलर पैनल को, क्योंकि जमीन, सूर्य से आने वाली रोशनी का आज हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम सूर्य से निकलने वाली रोशनी, अगर आज हम हमने समंदर वाले एरिया पर, महासागरों वाले एरिया पर, एक बड़े भूभाग पर अगर सोलर पैनलों से अगर हम विद्युत उत्पन्न अगर हम कर लेते हैं, तो क्या हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसानजनक है? फायदेमंद है। फायदेमंद है तो भाई किन एरियाओं पर लगाया जाए? भाई सूर्य की रोशनी किन एरियाओं पर ज्यादा पड़ता है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें तो हमारा जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये 0 डिग्री रेखा है, ये हमारा ऊपर है कर्क रेखा और नीचे हमारा क्या, मकर रेखा। हमको मालूम है कि सूर्य का जो सबसे ज्यादा तपन है, सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य का प्रकाश जो मैक्सिमम भाग है, सूर्य का जो अधिकतम प्रकाश है, वो हमारे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होता है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होता है कि नहीं होता है?
तो सलाह ये है हमारे साइंटिस्टों का, रिसर्च, मैंने क्या लिखा है, रिसर्च। रिसर्च मतलब साइंटिस्ट लोग खोज कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, उन पर रिसर्च कर रहे हैं, नए नए अनुसंधान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर के लिए आज हमको तैयार होना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस पे ये निसर्ग निकाला गया, ये बोला गया कि आप अगर इस एरिया के समंदर में, इस एरिया पर आप अगर सोलर पैनल लगाते हैं तो सूर्य की प्राप्ति इस एरिया में ज्यादा होता है, ये हमको मालूम है। तो इस एरिया पर अगर आप सोलर पैनल लगाएंगे तो आपको एक अच्छी इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन आप कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। और दूसरी बात कि इन देशों में, इस एरिया में जितने भी देश बसे हैं, इस एरिया में जितने भी देश बचे, उन सब एरियाओं के साथ, उन सब देशों के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करना है। उन सब देशों के साथ अपनी टेक्नोलॉजी क्या करना है? शेयर करना है। अच्छा, दूसरी बात, इसका उद्देश्य मैं आपको बता दूं, ये जो आज हम स्टार सी पढ़ रहे हैं, स्टार सी का मतलब होता है सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर। इसका उद्देश्य ये है, इसका गवर्नमेंट में उद्देश्य ये है, मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही इसका है, उद्देश्य ये है कि कोई भी, उद्देश्य लिख लेना, कोई भी घर जितना भी दूर हो, कोई भी घर जितना भी दूर हो, उस घर में विद्युत पहुंचाना है। कोई भी घर जितना भी दूर हो, उस घर में विद्युत पहुंचाना है। ये भाई गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य है कि अगर कोई भी घर अगर दूर है तो उन घरों में विद्युत हमको पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इन संसाधनों पर कार्य करेंगे तो ये संसाधन एक लिमिट संसाधन है, ये अभी चल रहा है, पर आने वाले समय में ये संसाधन कहीं ना कहीं हमको धोखा दे जाएंगे, है ना। आज इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आज एक नए टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, और नए टेक्नोलॉजी का क्या नाम है? सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर। पूरा नाम क्या है? स्टार सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? श्याम, कोई समस्या यहां तक? पूरी कथा समझ में आई कि नहीं आई? तो ये है भाई आज का उद्देश्य। और अब पैनल जमीन पर ना लगाकर कहां लगाए जाएंगे? महासागर वाले एरिया पर ये आपके सारी चीजें लगाई जाएंगे। रब कर दूं? चल लिख लो। चल ऊपर का मिटा दूं? चलो ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, नोट्स भेज दूंगा, परेशान नहीं होना, सिर्फ आप उसको समझ बस ले। अब देखेंगे इसके बाद ये जो हमारा पृथ्वी है, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें तो हमारा भारत इन्वॉल्व है ही, लेकिन इसमें यूएनओ के जितने भी सदस्य हैं, यूएन यूनाइटेड नेशन के जितने भी देश हैं, देश आ रहे हैं, सभी देशों को बोला जा रहा है कि आप इस एनर्जी का, इस सेंटर में, इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आप भाग लें। और जो देश, अब देश भाई हम दो प्रकार की बात करेंगे। जो हमारे देश है ना, देश भाई दो प्रकार के देश होते हैं। एक देश होते हैं विकसित और एक देश होते हैं विकासशील। देश होते हैं, एक विकसित देश होते हैं जो पहले से अपने लिए बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट कर चुके हैं। आज से कई वर्ष पहले बहुत सारी चीजें अपने लिए आज वो लोग बना चुके हैं। लेकिन बहुत सारे देश आज क्या कर रहे हैं? विकासशील हैं। आज वो क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रहे। तो ऐसे देशों को भी शामिल में लेना है, और इसको शामिल लेने के लिए उन्होंने 3 स्टेप बताया है। सबसे पहला है भैया क्षमता, सबसे पहला भी कैपेसिटी या क्षमता। सबसे पहले बात करेंगे हम क्षमता की। तो क्षमता के लिए बोला गया है कि अगर हम इसको बढ़ाना है, अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी को अगर हमको इंक्रीज करना है,
तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बड़े एरिया पे बड़े भूभाग पर हमको कार्य करना पड़ेगा, बड़े एरिया पर बड़े भूभाग पर काम करना पड़ेगा आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के लिए। क्लियर है? इससे क्या होगा कि अगर हम हमारी कैपेसिटी के आधार पर कार्य करते हैं तो ये तो सबसे पहले कहाँ लगाई जाएंगे भैया, महासागर या सागरों में, महासागर या सागरों में लगाई जाएंगे, पहली चीज। दूसरा बात यह है कि इस जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को जो सोलर पैनलों के माध्यम से सौर ऊर्जा को सोलर पैनलों के माध्यम से कहां भेजा जाएगा, बैटरियों में, बैटरियों में स्टोर किया जाएगा, बड़ी बड़ी बैटरियों में इस ऊर्जा को स्टोर किया जाएगा और इस ऊर्जा को बाद में खंभों के माध्यम से, संसाधनों के माध्यम से दूसरी जगह तक इसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये कैपेसिटी हमको क्या करना है, आने वाले समय में हमको डेवलप करना है, इसकी क्षमता को हमको ऊपर इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है हमारे क्या, नवाचार। दूसरा पॉइंट होता है हमारा क्या, नवाचार। नवाचार का मतलब यह हुआ कि हमको एक बड़े अमाउंट पर काम करना है। पहले क्या था कि सोलर एनर्जी को लार्ज स्केल में कन्वर्ट करना है, सोलर एनर्जी को, सोलर पावर को एक लार्ज अमाउंट पे हमको कन्वर्ट करना है। और किसके लिए कन्वर्ट करना है, हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम क्या यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम एक समय के लिए बहुत ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक पर निर्भर होंगी, सारी चीज़ें। आज चाहे वो मोटर गाड़ी हो, चाहे आज वो हमारे घर में चलने वाला इक्विपमेंट क्यों ना हो, या इंडस्ट्री पर चलने वाला इक्विपमेंट हो, आज आप मार्केट में, इंडस्ट्रियों में, आज घरों में जितने भी आज इक्विपमेंट है कहीं ना कहीं सब इलेक्ट्रिक पर आधारित हैं। और एक समय के बाद अगर इलेक्ट्रिक अगर डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक अगर कम होता है तो सारी चीजें ठप पड़ जाएंगी, बहुत सारी चीजों में व्यक्ति को नुकसान भी होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आज आप एग्जाम्पल की तरफ लें, अगर जैसे आज पेट्रोल, आज हमारे लिए पेट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बहुत ज्यादा। सपोज करो कि आज आप गाड़ी मोटर में चल रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आज जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है ट्रांसपोर्टेशन पर, अगर डीजल पेट्रोल अगर समाप्त हो जाए तो क्या हमको खाना मिल पाएगा, भोजन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। हम स्कूल जा पाएंगे, कॉलेज जा पाएंगे, ऑफिस जा पाएंगे, कोई कहीं नहीं जा पाएगा, सब ठप पड़ जाएगा, पूरी यातायात ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए इन सब चीजों को इलेक्ट्रिक में अब कन्वर्ट करने का पहल चल रहा है। इसके बाद होता है भाई ज्ञान का प्रबंधन। तीसरा पॉइंट है ज्ञान का प्रबंधन। ज्ञान का प्रबंधन, ज्ञान का प्रबंधन मतलब आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है, अब ये हम पकड़े अपने वर्ड रिसर्च को। ज्ञान का प्रबंधन, आपने जो रिसर्च किया है, आपने जो रिसर्च किया है या आपने जो रिसर्च आप कर रहे हैं, आप इसमें खुद तो शामिल हैं ही, लेकिन दूसरे देशों को भी इसमें शामिल करना है, दूसरे के साथ भी टेक्नोलॉजी शेयर करना है। ये टेक्नोलॉजी दूसरे के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि कुछ देश तो विकासशील हैं लेकिन कुछ देशों को विकासशील बनाना है। कुछ देशों को विकासशील है लेकिन कुछ देशों को विकासशील बनाना है। ये सारी चीजें हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को आप एडवांस कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए आप तैयार हो सकते हैं और आपको किसी भी देश में, आपके देश में किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आएगा। और एक समय के बाद आप अपने संसाधनों को भी फ्यूचर के लिए सीमित या सेव कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अगर इलेक्ट्रिक अगर आ गई अपने पास तो ये सब चीजें क्या, इनका दोहन आज हमारे लिए बच जाएगा। आज जो हम पृथ्वी के धरातल का लगातार विनाश करते चले जा रहे हैं ना, ये सब हमारे लिए एक समय के लिए बच जाएगा। तो आज का ये था भाई टॉपिक स्टार सी। समझ आया कि नहीं आया? आ गया।
ये सब यूपीएससी में आपको पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को आप नोट करते चलेंगे, कुछ चीज़ें आपको ऐसी ही मिलेंगी। अब दूसरा पॉइंट आज हमारा होने वाला है स्टील स्लैग। तीसरा पॉइंट ना, स्टील स्लैग। ये क्या है भाई स्टील? अब स्टील का मतलब तो आप समझ पा रहे हैं कि इस्पात कारखाने या इस्पातों से निकलने वाला जो स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी है। आज हम तो स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी है, मतलब हम कह सकते हैं जो इस्पात संयंत्र है ना, इस्पात संयंत्र, आज इस्पात संयंत्र जहां पे इस्पातों का निर्माण होता है, जहां पे लोहों का निर्माण होता है, जहां पे स्टीलों का निर्माण होता है, और इनके निर्माण से इनके उत्पादन से जब इनका उत्पादन होता है, जब कंपनियों में जब इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, उत्पादन होता है, इनका उत्पादन तो होता ही होता है। उत्पादन से भाई दो चीजें निकल कर आती हैं, एक तो आता है आपका मटेरियल्स, एक आपका निकल कर आता है मटेरियल, और दूसरा आपका क्या निकल के आता है? स्लैग। क्या निकल कर आता है? स्लैग। अब इसका अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो एग्जाम को बड़ा ध्यान से समझना है। सपोज करो कि जैसे आज हम गर्मियों के समय पे जब गन्ना के लिए जब हम जाते हैं जूस पीने के लिए, है ना, तो गन्ने वाला क्या करता है कि गन्ने को मशीन में निचोड़ देता है, निचोड़ा तो उसका जो रस है वो हमको भर कर दे दिया, हमने उसका पी लिया, तो हमको हमारा मटेरियल तो मिल गया, लेकिन उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो जो छिलका है, उसको वो क्या कर देता है? फेंक देता है। तो जब वो अपने अपशिष्ट पदार्थ को फेंकता है तो उससे क्या होता है कि हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे आज बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी इंडस्ट्रियां आज मार्केट पे खड़ी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं, लेकिन उनसे जो निकलने वाला जो गार्बेज है, कचरा, वो हमारे प्राकृतिक के लिए, मानव समाज के लिए, पशु पक्षियों के लिए और इन सब के लिए क्या है, वो एक प्रकार का पॉइजन का काम कर रहा है। आप बहुत बड़ी बड़ी नदियों में देखें, बहुत ज्यादा कचरा, पनी, पॉलीथीन्स, बॉटल्स, प्लास्टिक, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में बहते हुए आपको मिलेंगे। तो कहना चाहिए कि आज ये हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदायक है। वैसे ही इस्पातों से निकलने वाला जो मटेरियल्स है वो दो सेगमेंट में निकलता है। जो आप मटेरियल्स तो आप यूज कर लेते हैं, लेकिन जो स्लैग है वो कहीं ना कहीं हमारे प्राकृतिक के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और आने वाले समय के लिए एक प्रकार का दुष्प्रभाव का भी कार्य करता है ना। तो ये हमारे पर्यावरण को क्या करता है भैया? नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा। अब हम इसी स्लैग की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी और भी स्लैगों की बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि अगर हम इस स्लैग का, इस अपशिष्ट, स्लैग मतलब अपशिष्ट, स्लैश का मतलब होता है अपशिष्ट, अगर हम इस अपशिष्ट पदार्थ का अगर हम राइट यूटिलाइजेशन, अगर सही तरीके से अगर हम इसका उपयोग अगर हम कर लेते हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा? एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हम हमारे मटेरियल्स को तो बना तो रहे हैं, हम हमारे मटेरियलों का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे निकलने वाला गार्बेज, उनसे निकलने वाला कचरा आज हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभमय हो रहा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों से, इस्पात के कारखाने से निकलने वाला जो स्लैग है, ऐसा है कि एक टन में 200 केजी, एक टन में 200 केजी भी आपका स्लैग निकलता है। एक टन में 200 केजी क्या निकलता है? स्लैग निकलता है। और ऐसा भी देखा गया है कि हमारी जो कंपनियां हैं, इस्पात कारखाने जो आज हमारे पास हैं, उनसे आज अगर हम 1 ईयर की बात करें तो लगभग 19 टन स्लैग भैया एक साल में लगभग हमारे पास में उत्पन्न होता है। और ये 1 टन अगर आप स्लैग वातावरण फेंकेंगे या किसी भी जमीन पर अगर संजो कर रखेंगे ना,
तो ये हमारे लिए हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आज हम इसका अगर सही यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, बहुत सारी कंपनी अगर इसका सही यूटिलाइजेशन अगर कर देंगे तो हमारे लिए चमत्कार से बढ़कर और नहीं हो सकता कुछ। तो आज इस जो स्लैग है, आज स्लैग से आज भी ये रोड निर्माण का कार्य किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रोड निर्माण का कार्य किया जा रहा है आज स्लैग से। आज स्लैग से रोड का निर्माण का कार्य किया जा रहा है। और अगर हम इस स्लैग से अगर किसी भी रोड का निर्माण कर रहे हैं, स्लैग से अगर हम रोड का अगर निर्माण करते हैं तो आपको मालूम हो कि आज हमारे पास जो रोड का निर्माण होते हैं नॉर्मली, आज जैसे डामर, सीमेंट और भी अन्य चीजों जो रोड का निर्माण होता है, इन पे क्या होता है कि ये पूंजी का निवेश ज्यादा होता है। निवेश क्या होता है? अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि पूंजी का निवेश इसलिए अधिक होता है क्योंकि ये रोड मोटी बनाई जाती हैं। रोड क्या बनाई जाती हैं? रोड मोटी बनाई जाती हैं। अगर पतली रोड बनाई जाएंगी तो क्या होगा? रोड टूट जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े बहुत वजनी व्हीकल्स गुजरते हैं। अगर रोड पतली बनाया जाएगा तो क्या होगा? रोड टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा? बताएं नहीं, रोड टूट जाएगा। इसलिए इन रोडों को कैसे बनाया जा रहा है? मोटा बनाया जा रहा है। रोड मोटा बनाया जा रहा है। मान लीजिए रोड इतना मोटा है। अब आप अगर ज्यादा मोटा रोड बनाएंगे तो ज्यादा मटेरियल लगेगा। जब ज्यादा मटेरियल लगेगा तो इन्वेस्टमेंट भी आपको ज्यादा ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। और आंका जाता है कि एक अगर नॉर्मल रोड की अगर हम कैपेसिटी देखें तो ये भैया 15 साल चलता है। 15 साल लगभग रोडों का उम्र होता है। 15 साल है रोडों की उम्र होती है, क्योंकि आपको रोड अगर किफायती बनाना है तो अगर हम इसकी जगह ये आज हम रोड, सीमेंट, बजरी, डस्ट, गिट्टी, अगर इनकी जगह अगर हम इस स्लैग का अगर हम यूज करते हैं अपने रोडों के निर्माण में, क्योंकि एक प्रकार का अपशिष्ट है, याद रखेंगे। तो अगर हम इसकी जगह अगर हम स्लैग का अगर हम यूज करते हैं तो स्लैग के लिए याद रखेंगे कि स्लैग से अगर हम रोड का निर्माण करते हैं तो रोड के निर्माण करने से ये जो रोड है ये नॉर्मल रोड की तुलना में ये 2 गुना 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये अधिक क्या है? ये मजबूत है। अधिक क्या है? ये मजबूत है। पहली चीज अधिक मजबूत है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप इस रोड को मोटा बना रहे हैं, आप इस रोड को मोटा नहीं बना, इस रोड को आप पतला बना सकते हैं। आप इस रोड को कैसे बना सकते हैं भैया? पतला बना सकते हैं। अब आप एक बात यहां पे लिंक करें, आप जरा सोचें कि इस लेग को अगर मोटा बनाया जाए, हमको अगर इस रोड को अगर हमने मोटा बना तो बहुत ज्यादा मटेरियल लगा, मतलब रोड कम लंबी बनी। अगर ज्यादा मोटी रोड बनाएंगे तो रोड कम लंबी बनेगी। कम लंबे में बहुत पैसा खर्च आएगा, बहुत सारे मटेरियल हमको वहां पे डालने पड़ेंगे कि नहीं डालने पड़ेंगे। अगर हम रोड अगर पतला बनाएंगे तो कम इन्वेस्टमेंट में रोड ज्यादा लंबी बन जाएगी कि नहीं बनेगी। अगर रोड हम पतला बनाएंगे तो रोड जैसे मान लीजिए कि यहाँ अगर मान लीजिए कि इतने जगह में मेरे पास मान लीजिए कि 10 डंपर गिट्टी और 1 ट्रक सीमेंट खप गया, बहुत करोड़ों का नुकसान हो गया। अगर इतने मटेरियल में मैं इस पतले से इस रोड को बहुत लंबा बना सकता हूं, तो कहना चाहिए कि कम पूंजी में रोड आपकी अधिक लंबी बन जाएगा। तो क्या है कि मेरे को पूंजी क्या होगा? पूंजी बचेगा कि नहीं बचेगा? पूंजी पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? इन्वेस्टमेंट बचेगा। और ये जो मैंने स्लैग से जो रोड बनाया है, ये नॉर्मल रोड की तुलना में इसका जो उम्र आंका गया वो 30 वर्ष है भाई। उम्र कितना डिसाइड किया गया है? 30 वर्ष। पतली रोड और इस रोड की दुगुना में ये इस नॉर्मल रोड की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा किफायती है। क्लियर है? ये पानी को, डस्ट को, इन सब चीजों को ये आराम से झेल सकता है और ये आपका रोड निर्माण में काम आता है। तो अब आपका
जो पूंजी बचेगा, अब आपका पूंजी बचेगा तो इस आप पूंजी को क्या करेंगे, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, इकोनॉमी में यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। इकोनॉमी जैसे कि स्वास्थ्य, हेल्थ, इधर हेल्थ में यूज कर सकते हैं बचे हुए इकोनॉमी को, बचे हुए पैसा को। आप इसमें एजुकेशन में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एजुकेशन में यूज कर सकते हैं, हमारे रोडवेज में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज हमारे अगर हमारे पास इकोनॉमी बचता है, अगर हमारे पास पैसे बचते हैं तो हम इनको हमारे हाईवेज में बनाने के लिए, हाईवेज में नए नए टेक्नोलॉजी को लाने के लिए हम इस पूंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। तो ये है भाई आपका स्लैग और ये आपकी सारी चीजें जो आपको बताना था। इससे क्या होगा कि इससे एक तो हमारा पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण बचेगा, दूसरी बात इससे हमारी पूंजी बचेगी। जो पूंजी आज हमारे भारत सरकार करोड़ों अरबों रुपए लगा देता है रोड बनाने में, अगर वो पूंजी बचेगा तो उस पूंजी से हमारे देश की बहुत सारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो चीजें हैं वो बहुत सुलभ तरीके से आगे चल सकेंगी। पूंजी बचेगा तो बहुत सारे लोगों को अच्छा अच्छा चीज मिल पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। प्लस सबसे बड़ा ध्यान हमको पर्यावरण को लेकर रखना पड़ता है, क्योंकि आज हम कुछ भी चीजें कर रहे हैं तो आप उसमें पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण नुकसान से सारे जीव जंतु और यहाँ पे मानव जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए पर्यावरण को स्वस्थ का ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें हमको करना है। तो इतनी कथा समझ में आई कि नहीं आई, इतना मुझे बताएं आप लोग। ओके, तो ये था भाई आपका स्टील स्लैग, जो मैंने आपको बहुत आसान और आपके अपने शब्दों में मैंने आपको पढ़ाया और बताया। यहां तक अगर कोई चीजें समझ में नहीं आई हो तो पूछें आप। चलिए आज का नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, 4th नंबर का पॉइंट, आज वो होगा हमारा टंकाई। क्या होने वाला है? हाँ, है ना इनमें क्वेश्चंस, लेकिन अब क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा फिर मुझे बोर्ड में। चलो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा क्वेश्चंस, तो आप लोग इनमें क्वेश्चन लगाना, है ना। क्वेश्चंस आप लोग लगाना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टील के लिए कुछ बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना। स्टील के लिए कंपनियां हैं, जैसे कि एक कंपनी है आर्सेलर मित्तल, है ना। आर्सेलर मित्तल, निप्पॉन स्टील कंपनी है, टाटा कंपनी है, ठीक है ना, और JSW स्टील कंपनी है। ये सब कंपनियां क्या करती हैं, हमारे इस भारत सरकार में इस स्टील स्लैग के लिए बहुत अच्छा योगदान कर रही हैं और आने वाले समय में भी योगदान देंगी। इस स्टील स्लैग से हमारे भारत में सूरत पर सबसे प्रथम रोड निर्माण किया गया था भाई, इतना ध्यान रखेंगे। स्टील स्लैग का सबसे पहला रोड कहां बनाया गया था? सूरत में। और अभी आपको मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा ब्रिज का निर्माण में, उसके निर्माण में भी हमारे इस इस्पात का जो स्लैग है इसका भी इस्तेमाल किया गया है वहां के रोडों को बनाने के लिए। क्लियर हुआ? अब हम पढ़ रहे हैं क्या? टंकाई विधि। या टंकाई अब पढ़ेंगे टंकाई क्या है। टंकाई विधि कह लो इसको, टंकाई विधि बोलो। चलो, विधि या संस्कृति, विधि। टंकाई विधि क्या है? अब सबसे पहले टंकाई को समझने के लिए हम बहुत पीछे चलते हैं। टंकाई का मतलब होता है भाई टाकना। टंकाई का मतलब होता है क्या? टाकना। टाकना का मतलब होता है भाई सिलना। टाकना का क्या मतलब? जैसे टाका लगा दे, जैसे कई बार किसी का शर्ट फट जाता है या बटन टूट जाता है तो बोलते हैं ना 2 टाका लगा दे, भाई शर्ट सही हो जाएगी। नहीं तो आप बिगर शर्ट में बटन के तो आप नहीं पहन सकते। तो वैसे ही जैसे कि हम बोलते हैं ना कि टाकना या सिलना, सिलना या सिलाई करना, सिलाई करना, ठीक है।
सिलाई करना। तो टंकाई का मतलब होता है टाकना या सिलाई करना, ये हमारा उद्देश्य है। हमने टाकना को समझा। और जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए मेरा कोई कपड़ा है, ये मेरा कोई कपड़ा है और सॉरी ये मेरा कपड़ा है और ये कपड़ा मान लीजिए यहां से फट गया, ऐसे बीच से फट गया, तो क्या करेंगे हम, इसको फेंक तो देंगे नहीं, इसको क्या करेंगे, ये जो है ना, इसको मैं ऐसे 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 करके क्या करेंगे, धागे से सिल देंगे। सिल देंगे मतलब ये हो गया हमारा क्या, टाकना। कपड़ा हमारा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो गया, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे 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 करके धागे से सिल देंगे तो हमारा कपड़ा ज्वाइंट हो जाएगा। जब भी कपड़ा फटता है तो उसके दो भाग हो जाते हैं, टूट जाता है ना, या बीचों बीच से क्या ऊपर जुड़ा होता है नीचे जुड़ा होता है, बीच में फट जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाक देते हैं या टाकना या सिलना। क्लियर हुआ। तो ये टाकना और सिलना आज हम इस पॉइंट पे पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का एक विधि था और ये हमारी आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ध्यान देंगे क्या बोलो, आज 2000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व एक विधि था, एक टंकाई एक विधि था जो हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आता था। भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय कला एवं संस्कृति के अंतर्गत, कला तो था ही लेकिन संस्कृति भी था। बहुत सारे लोग इसका निर्माण करते थे अपने जीवन यापन को गुजारा करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे उस समय लोग क्या व्यापार करते थे। तो अब समझते हैं टंकाई को। टंकाई का मतलब मैंने क्या बताया भाई, सिलना या सिलाई। तो यहाँ कपड़ों की सिलाई नहीं थी भाई, यहाँ पे लकड़ी के जो मोटे मोटे लट्ठे होते थे ना, लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठे, लकड़ी के लट्ठे, लकड़ी के लट्ठों को जोड़ना, ये लकड़ी के लट्ठे हैं, इन लकड़ी के लट्ठों को क्या करना, जोड़ना या सिलना। तो अब भाई इनको धागे से तो आप सिल नहीं पाओगे, तो इनको कैसे सिला जाता है, इनको आप सिल सकते हो किसी भी कील से। सिलना मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। तो आप इन लट्ठों को क्या कर सकते हो, ऐसे लट्ठों को आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी कील से क्या कर सकते हो, इनको जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते। इन लट्ठों को क्या कर सकते हो आप, कील के माध्यम से बहुत ज्यादा सटा करके आप जोड़ सकते हो, बहुत ज्यादा मजबूती के साथ। तो ये जो टंकाई विधि है ना, ये टंकाई विधि का लट्ठों को जोड़ना, लट्ठों को सिलना, और इन लट्ठों के सिलने से इनका जहाज का निर्माण करते थे ये लोग, टंकाई विधि से, ध्यान देना। तो इस टंकाई विधि से क्या करते थे, जहाजों का निर्माण करते थे भाई वो लोग, जहाजों का निर्माण करते थे। और उस समय, आज हमारे पास तो बहुत बहुत सारी टेक्नोलॉजी निकल गई कि आजकल स्टील बना रहे हैं, आज स्टील से जहाज बना रहे हैं, और नीचे लोहा लगा दिया है, लोहा में पॉलिश पोत दिया है, तो समुद्र के खारे पानी में भी आजकल का लोहा तो जंग नहीं पकड़ता है, क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल्स है। लेकिन पहले इतना डेवलप, इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, आज से 2000 पहले की बात कर रहे हैं आज हम, है ना। तो उस समय क्या चलता था, यही टंकाई विधि चलती थी जहाजों को बनाने के लिए, जहाजों का निर्माण करने के लिए। अब जहाज क्यों बनाते थे भाई, जहाज बनाया जाता था भाई व्यापार करने के लिए, क्या करने के लिए, व्यापार। अब व्यापार भाई कुछ भी कर सकते, कई लोग दूसरे देशों में जाते थे, नौकायान करते थे दूसरों लोगों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, मछली मारने के लिए, सामान बेचने के लिए। तो पहले के जो जहाज बनाए जाते थे भाई, वो इस टंकाई विधि से ही जहाज बनाए जाते थे। इतनी कथा समझ में आई कि नहीं आई, आप मुझे इतना बताएं। टंकाई का मतलब होता है सिलना, और सिलने का मतलब हम कपड़े की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर लट्ठों को सिल रहे हैं। और लट्ठों को कैसे सिल सकते हैं हम, कीलों के माध्यम से, इनके माध्यम से हम बहुत मजबूती से लट्ठों को जोड़ करके उनके जो जहाज था, ये जहाज है, ये जो जहाज का जो हमारा नीचे का जो पोर्शन है, ये पूरे लट्ठों से बना होता था, ये पूरे लट्ठों से बना होता था, ये पूरा लट्ठों से बना होता था, लकड़ियों से बना होता था, और काफी मजबूत लकड़ियों से बना होता था। ये होता था हमारा क्या, टंकाई विधि। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ टंकाई विधि, आप मुझे इतना बताएं। अब टंकाई विधि में क्या करते थे कि इन टंकाई विधियों में, अब आप एक चीज और आपको समझने की आवश्यकता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी भी चीज को ज्यादा अगर आप ठोस बना देंगे ना,
आप ज्यादा कड़ा बना देंगे ना, तो वो चीजें क्या होंगी कि एक समय के बाद ज्यादा अगर किसी चीज का फोर्स लगेगा तो टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा। आप किसी चीज को ज्यादा टाइट बना देंगे, आप उस पर अगर कोई चीज ज्यादा फोर्स लगे तो वो चीजें दो भागों में टूट सकता है या विभक्त हो सकता है। लेकिन आप उसी चीज को अगर आप नरम बना दें, मजबूत तो है लेकिन अगर नरम बना दें तो क्या वो टूटेगा? कोई चीज टकराएगा, वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा पीछे हटेगा लेकिन फिर उसी पोजीशन पर वो आ जाएगा। तो इनको जो बनाया गया था, तो इनको थोड़ा क्या बनाया गया था, लचीला बनाया गया था। क्या बनाया गया था भाई? लचीला बनाया गया था। लचीला ऐसे बनाया गया था कि ऐसे ऐसे चलती थी ये। जब ये किनारों पे आती थी हमारी बड़ी बड़ी जहाजें, तो इनके जहाजों पर रेत घुस जाता था, रेत फंस जाता था, पत्थरें फंस जाती थी, बालू फंस जाता था। तो कहीं ना कहीं उस जहाज को तोड़ सकती थी या फाड़ सकती थी, क्योंकि जब भी कोई चीज, जब प्रेशर जब किसी के अंदर घुसेगा तो उसको फाड़ सकता है या फट सकता है। लेकिन ये क्या करता था, लचीले थे, जब कोई चीज घुसती थी तो वो ऐसे खुल जाता था, बाद में हिलती थी तो वो चीजें निकाली, रेत भी क्या होता था, निकल जाता था। तो उस समय की ये जो टंकाई विधि से जहाजों का, पानियों का, उन सब चीजों का निर्माण होता था। और ये टंकाई विधि आज के समय पर इसका कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया है और आज इस सब का इस्तेमाल आज नहीं हो रहा है। इसको, इस विधि को, इस संस्कृति को, हमारा ये बहुत पुराना संस्कृति है जो आज हमारे देश के जो लोग हैं वो पहले इसका इस्तेमाल करते थे, आज इन्हीं को देखते हुए आज हम नए टेक्नोलॉजी जहाज बना पा रहे हैं। तो इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए, इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए, इसका पुनर्जीवन के लिए हमारे संस्कृति मंत्रालय और इंडियन नेवी ने हाथ मिलाया है, गठबंधन किया है और एक पेपर पर हस्ताक्षर किया है। संस्कृति मंत्रालय और इंडियन नेवी, याद रखना पूछेगा, संस्कृति मंत्रालय प्लस इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने एक कहा क्या गया, इंडियन नेवी ने एक पुनर्जीवन के लिए टंकाई विधि के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस टंकाई विधि को, टंकाई विधि को जीवन या पुनर्जीवन, पुनर्जीवन के लिए एक ज्ञापन पर क्या किया भैया, हस्ताक्षर किया है। क्या कि एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया कि हम इस टंकाई विधि को हम सुरक्षित रखेंगे और आने वाले समय में हम इसका उपयोग करेंगे। तो ये था हमारा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रकार का टंकाई विधि, जो बहुत पहले, आज से पहले इन सब चीजों, इस विधि से जहाजों का निर्माण किया जाता था। और आज से पहले हमारे देश के बहुत सारे ऐसे भारतीय रहे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विद्वान और बहुत ज्यादा जानकार भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो अपनी जानकारी को कई सारे लोगों के साथ में शेयर नहीं किए। जैसे आज हमारे तुम्हारे बहुत सारे पूर्वज हैं जो बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या है कि आज थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई तो आज हम उनके सामने बैठ नहीं पा रहे हैं, है ना। या आज आज हमको क्या लगता है कि आज हम बहुत महान हैं, आज हमको ही सब कुछ मालूम है। तो कहीं ना कहीं कई चीजें क्या होती कि ना पूछने से या कई चीजों को शेयर ना करने से वो जो जानकारियां हैं, वो जो विधियां हैं, वो कहीं ना कहीं क्या हो जा रही हैं, विलुप्त होती चली जा रही हैं। इसलिए हमको ऐसी सारी चीजें हमको आज अपनाना भी है और आने वाले समय में बहुत सारी जानकारियां लोगों को देना भी है, जिससे आने वाले समय में हमारी संस्कृतियां, सभ्यता, ये सब चीजें आने वाले समय में बनी रहे। क्लियर हुआ श्याम कि नहीं हुआ? आज इतना मुझे आप बताएं। हो गया? ओके। ये जो हमारी संस्कृति थी, ये परंपरागत संस्कृति थी। आज इसको बचाए रखने के लिए आज हमारे संस्कृति मंत्रालय और इंडियन नेवी ने आज इस पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और आज ये इनकी नहीं, आज ये हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम ऐसी और भी सारी बहुत सारी संस्कृतियां आज जितना हमसे हो पा रहा है, आज हमारे गांव समाज में बहुत सारी संस्कृतियां चल रही, आज हम उनको क्या करना है, आने वाले समय के लिए हमको बचाना है। तो आज के ये 4 पॉइंट आपको कैसे लगे आप मुझे बताएं। बाकी आज की अगर इस टॉपिक पे समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर इसके बारे में आपको बताऊं।
तो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी इस क्लास का वीडियो मैं आपको पीडीएफ में मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको देख लेना। और भी बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी इसमें छोटी छोटी, क्योंकि हर चीज़ हम यहाँ पे बोर्ड में नहीं बात कर सकते, या बताएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको, कुछ चीज़ें अगर आपको पढ़ना भी पड़ेगा तो कुछ चीज़ें आप देख भी लेंगे। बाकी मेन जो मुख्य चीज़ें थी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, उसको मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी एक आध दो पॉइंट अगर छूटता तो आप उसको पीडीएफ में देख लेंगे। बाकी आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।